सरकार चुनते थे, सरकारें दिल्ली में बनती थी, तो कभी हमने भारत राष्ट्र के उस गौरव की तरफ ध्यान नहीं दिया कि हम कौन थे, किसकी संतानें थे। लिहाजा हमारे से गलती हुई और उस गलती में हमने ऐसे ऐसे लोग चुने कि जिस भारत राष्ट्र की धरती को आचार्य चाणक्य से जाना जाता हो, उस धरती पे आज चाणक्य नहीं पैदा हो रहे, चाटुकार पैदा हो रहे हैं। और ऐसे मूर्ख लोग चुने हमने। वैसे एक परिवार के रूप में अगर हमारे घर से कोई भी आदमी, हमारा बड़ा बुजुर्ग, हमारी मां, बहन, बड़ा भाई, जब घर से निकल करके किसी फंक्शन में जाता है, किसी मीटिंग में जाता है, तो पूरे परिवार की कोशिश होती है कि ये हमारे परिवार का एक रिप्रेजेंटेटिव है, कहीं से भी कोई ऐसी कमी ना हो जिससे परिवार के ऊपर निशान लग जाए। इसकी हम चिंता करते हैं एक परिवार के रूप में। लेकिन वही परिवार जब सामूहिक तौर पर राष्ट्र बनता है तो हम इस चिंता को भूल जाते हैं। इसलिए आज कई ऐसी घटनाएं हैं जो शायद आज की जनरेशन, जिन्होंने कल नहीं देखा है, उनको लगता है कि कुछ बदला नहीं है। हम जैसे लोगों से पूछिए क्या बदला है। इस भारत में ऐसे ऐसे लोगों को आपने चुना, ऐसे ऐसे लोगों को आपने सत्ता पे बिठाया कि भारत का एक विदेश मंत्री भारत की तरफ से यूएनओ के अंदर भारत का प्रतिनिधि बन के गया। और यह बात कभी इसलिए नहीं हुई हमारे यहां कि लोगों को न पता चले। अगर आप भारत को अपना एक परिवार मानते हैं, सनातन को अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं, इन परंपराओं को, मंदिरों को, आस्थाओं को, मान्यताओं को अगर आप अपना मानते हैं, तो आपके दिल में दर्द होगा कि अगर भारत राष्ट्र कहीं नीचा हो रहा है तो। एक विदेश मंत्री, ये जोड़ तोड़ की सरकारें बनने से सरकार तो बन जाती है, लेकिन जब सरकार की नुमाइंदगी करने दुनिया के किसी फोरम पे कोई जाता है तो उन दुनिया के लोगों को इसकी चिंता नहीं होती कि इनके यहां सरकार 20 पार्टी से बनी है, 15 पार्टी से बनी है। वो ये देखते हैं कि ये भारत का नुमाइंदा है, ये भारत का रिप्रेजेंटेटिव है, ये वहां का प्रतिनिधि है। उसके चलने से, उठने से, बैठने से, बोलने से वो ये तय करते हैं कि भारत के लोग कैसे होंगे। हमने ऐसा विदेश मंत्री चुना, इसकी चर्चा नहीं हुई। लेकिन ये निजी तौर पर जब आप बाहर निकल के जाएंगे देश में, दुनिया आपके सामने खड़ी होगी, तो उस विदेश मंत्री के उस कृतज्ञ के कारण आप जाने जाएंगे। आप लाख बहुत महंगे कपड़े पहने हो, बड़ी गाड़ी में घूम रहे हो, लेकिन आपकी पहचान यह होगी कि आप कैसे लोगों को चुनते हैं। एक विदेश मंत्री यूएनओ के अंदर भारत का नुमाइंदा था। जब भारत की बारी आई और उन्हें भारत का पक्ष रखने के लिए बुलाया गया, जो दुनिया की सबसे बड़ी संसद होती है, तो जब तक जितने भाषण चल रहे थे तो वो सो रहे थे, और जब बोलने गए, मंच पे खड़े हुए और भारत की तरफ से उन्होंने बोलना शुरू किया, तो आप सोचिए आधा भाषण पढ़ चुके थे। और यह बात किसी को शायद इसलिए समझ नहीं आई कि भाई ये तो पढ़ ही रहे, बोल ही रहे। तब विदेश मंत्रालय के एक सेक्रेटरी को समझ में आया कि हमारा विदेश मंत्री जब दुनिया बोल रही थी तो वो नींद में था, और जब भाषण देने गया तो उसके हाथ में पुर्तगाल का कागज था, वो पुर्तगाल का ही भाषण पढ़ रहा था। फिर उस विदेश मंत्रालय के एक सेक्रेटरी ने बताया कि माननीय, आप पुर्तगाल का भाषण पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान का भाषण ये है। हमने ऐसे ऐसे जोकर चुने हैं इस देश में। क्या ये बात हमें शर्म नहीं दिलाती कि दुनिया के सामने हम क्या हैं ये दिखाई नहीं देता? और ये सिलसिला बहुत दिन तक चला, लेकिन अब सूरत बदल रही है, उसमें सूरत के लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए राष्ट्र के सामने क्या चुनौतियां हैं, मुझे नहीं लगता कि कभी कोई गुजरात में राष्ट्र के सामने क्या चुनौतियां हैं उस पर चर्चा होती हो, क्योंकि राष्ट्र की चुनौतियों को सरकार नहीं ठीक कर सकती। सरकार का काम नहीं है कि राष्ट्र की चुनौतियों से लड़े।
इसलिए मैंने शुरू में ही कहा, राष्ट्र की चुनौतियों का सामना राष्ट्र के लोग लड़ते हैं, सरकारें नहीं लड़ती। सरकारों का काम होता है संसद चलाना, सरकार चलाना, पुलिस की व्यवस्था करना, आर्मी की व्यवस्था करना, देश को सुरक्षित रखना, लेकिन राष्ट्र को समाज चलाता है। और जब समाज के अंदर जागृति पैदा होती है, तभी दिल्ली में एक जागरूक समाज सत्ता पे उनको बिठाता है जिन्हें राष्ट्र की चिंता होती है। इसलिए पहली बार यह हुआ। अब तक होता यह था कि सरकार बताती थी कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। 1976 से पहले हम कम्युनल थे, 1976 से हम सेकुलर हुए, फिर समाजवादी हुए, फिर सरकार ने बताया कि हिंदुत्व की परिभाषा क्या है, हिंदुत्व किसे कहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के काले कोट पहनने वाले लोग बता रहे हैं कि हिंदुत्व क्या है, लेकिन पूरा समाज उन काले कोट पहनने वालों की परिभाषा से निर्धारित हो रहा था। जो कोर्ट में बैठे हैं, जिनका काम है भारत देश के अंदर आने वाले तमाम मुकदमों का निपटारा करें, लेकिन क्योंकि राष्ट्र कमजोर था, आपकी आस्थाएं कमजोर थी, आप लालची हुए, आप बेईमान हुए, आपको अपने होने पे गर्व समाप्त हो गया, आप अपनी पहचान से शर्माने लगे, क्योंकि आपने ये सोचा महंगा कपड़ा, महंगा जूता, विदेशों के घड़ी, विदेशों के मोबाइल ही आपकी पहचान है। यही सबसे बड़ी भूल हुई। इसलिए आपकी कमजोरी के कारण सत्ताओं ने आपकी आस्थाओं और परंपराओं में दखल देना शुरू कर दिया। और क्योंकि आप लालची हुए, और यह लालच का सिलसिला एक लंबे समय से चल रहा था, सत्ताओं ने राष्ट्र का सौदा अपनी सत्ता बनाने के लिए किया, और हमको पता ही नहीं चला कि हम कब बिक गए, हमारी कब बोली लग गई। धीरे धीरे हम इतने आदी हो गए कि हमें यह एहसास नहीं हुआ कि हम आखिर किस मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि कुछ लोग आज भी उस परंपरा को जिंदा रखना चाहते हैं। हम ये बात तो बहुत कहते हैं कि अंग्रेजों ने कहा फूट डालो और राज करो, ये रोज कहते हैं, हमको पता है क्या करते हैं। हमको यह भी मालूम है कि भारत राष्ट्र की जो असली शक्ति थी, जहां वो ताकत थी, जहां वो राष्ट्र के रूप में तमाम हमलावरों के बावजूद भी जीवित रहा। इसलिए शत्रु ने आपके ऊपर अध्ययन किया और उस कड़ी को जानने की कोशिश की कि भारतीय समाज इतने हमलों के बाद, इतने आक्रांताओं के आने के बावजूद भी यह समाज की शक्ति जहां थी वो क्या थी। इसलिए आपके शत्रु ने आपकी उस शक्ति को ही सबसे पहले निशाना बनाया। दुनिया में जितने भी राष्ट्र गुलाम हुए हैं, उसमें एक ही सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है, और इसे आप निजी रूप में देख सकते हैं। कभी अपने आप से सवाल पूछेंगे अकेले में तो आपको जवाब वही मिलेगा। अगर किसी समाज को हमेशा के लिए उन पे राज करना है, तो सबसे पहला काम आपका शत्रु यह करता है कि जो आपके जितने भी आस्थाएं हैं, जिन जिन चीजों पे आपको गर्व होता है, जिन जिन चीजों से आपको अंदर एक संचार होता है क्रांति का, अपने होने का, वो धीरे धीरे आपके अंदर बिना आपको इसका एहसास कराए आपके अंदर कुंठा भर देता है। और जिन चीजों पे आपको गर्व होता है उसी के प्रति आपके अंदर एक हीन भावना का एलिमेंट पैदा करता है। और यह हुआ, आप
आप तिलक लगाते थे, आप चोटी रखते थे, आप धोती पहनते थे, आप मंदिर जाते थे, आप सूरज को जल चढ़ाते थे, आप पीपल को जल चढ़ाते थे, आप गंगा की पूजा करते थे, आप धरती को सुबह लगाते थे। ये तमाम सारी चीजें बताया गया। ये कैसे जाहिल बेवकूफ टाइप के लोग हैं जो बताइए धरती को भी माथे से लगाते हैं, ये सूरज की पूजा करते हैं, ये गाय की पूजा करते हैं। वो तमाम जो आस्थाएं आपकी सबसे बड़ी ताकत थी, उनके प्रति आपके अंदर एक हीन भावना, इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी आपके दिमागों में भर दी गई, ताकि आप उस ताकत से धीरे 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 दूर होने लगे। और यह सिलसिला उस वक्त चला जब भारत में अंग्रेजों ने आने के बाद पहला बड़ा सबसे हमला किया, जिसके शिकार आज भी भारतीय राष्ट्र के लोग हैं। सबसे पहला हमला उन्होंने एक लंबे समय तक आपके अंदर यही भरा, अपने होने पे आपको गर्व ना हो, अपने होने पे आपको हीन भावना हो जाए, अपने कपड़ों के प्रति हो जाए, अपनी उन आस्थाओं के प्रति हो जाए, उन माता पिताओं के प्रति हो जाए कि आप धीरे धीरे उससे तोड़ दिया उन्होंने। और फिर भारत में पहला, क्योंकि शत्रु ने आपकी खूब स्टडी की, और यही युद्ध में होता है, चाहे वो लड़ाई बॉर्डर पे हो तब भी स्टडी करके होता है कि भारत के पास कौन सा सबसे बड़ा फाइटर प्लेन है, उसमें क्या क्या खूबियां हैं, तो हम जब हमला करें तो उससे ज्यादा ताकतवर फाइटर प्लेन लेके आए, तभी हम जीतेंगे। लेकिन वो हथियारों की लड़ाई है, सेना के बीच की लड़ाई है। लेकिन जब समाज को जीतना होता है तो आपको कैसे जीता जाए, उसके लिए भारत में पहला जातिगत कास्ट सेंसस किया गया, जनगणना की गई। और अंग्रेजों ने किया, ये दलित है, ये ठाकुर है, ये बनिया है, ये ब्राह्मण है, इसका सिलसिला चला। और जब वो यहां से गए तो एक सबसे बड़ा झूठ बोला गया, हमारे नेताओं ने बोला, और आज भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है, यह दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। झूठ बोलते हैं हमारे यहां लोग, और समाज अपने निजी स्वार्थों के लिए सुनना नहीं चाहता। मैं, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरी मां, मेरा बहन, बस खत्म। मेरे पड़ोस में किसी का घर लुट जाए तो मुझे उसको सहयोग नहीं करना है। शर्मा जी ने 3 कार खरीदी हैं तो मेरे पास 4 कार आ जाएं, चाहे मैं लुट जाऊं, चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं। हमने अपने पड़ोसी से मुकाबला तो किया, लेकिन यह मुकाबला कभी अपने आप से नहीं किया। इसलिए आज पूरे देश में जब भी चुनाव होता है, वो ताकतें आज भी इस बात को सबसे पहले लाती हैं, यहां कितने मुसलमान हैं, यहां कितने दलित हैं, या कितने ब्राह्मण हैं। और वो ये करने के बाद जो इस देश की शक्ति थी, जो 95 करोड़ सनातनी हिंदू थे, उसको तोड़ना शुरू किया। और क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, सत्ता का हस्तांतरण हुआ, आजाद नहीं हुआ। लिहाजा वो मानसिकता आज भी है हमारे नेताओं में। एक राज्य है, उनका नाम मैंने सुना कि वो सुशासन बाबू कहलाते हैं। उस राज्य ने कमाल का काम किया, क्योंकि हमारी राज करने की प्रवृत्ति, सोच और अप्रोच वही थी। लिहाजा हमने उस बातों को खत्म नहीं किया, बल्कि उनको और आगे बढ़ाया। तो यह बिहार में पता चला पहली बार कि यह दलित है और यह महादलित है, जिन्हें कौन से इंची टेप से नाप रहे हैं कि यह दलित था और यह महा है। महा कौन सा होता है? यानी जो दलित है वो पैंट शर्ट पहने हुआ है, और जो महादलित है वो बगैर पैंट के खड़ा हुआ है। कौन सी परिभाषा के तहत यह हो रहा है? यह महापिछड़ा है। तो सत्ता चलाने के लिए इस भारतीय समाज को तोड़ने की प्रवृत्ति लगातार जारी है। और अब तो सुना है मैंने कि जिनके दादा परदादा, नाना नानी, दादा बहन बेटी, जिन्होंने भारत राष्ट्र को तोड़ा, वो कह रहे हैं हम भारत जोड़ेंगे। जिन्होंने भारत की तथाकथित आजादी के बावजूद भी 21 लाख लोगों की लाश पर यह भारत मिला हमें, उन 21 लाख लोगों के हत्या के बाद
जो भारत हमें मिला भी, लेकिन निजी संबंध राष्ट्र से ज्यादा बड़े थे, निजी स्वार्थ राष्ट्र से ज्यादा बड़े थे। 1947 के बाद जो भारत आपके पास था, उस भारत में एक महत्वपूर्ण राज्य है जम्मू कश्मीर। क्योंकि मैंने सुना है कि कुछ उनका एक्सटेंडेड फैमिली कश्मीर में था, इसलिए उन्होंने भारत की धरती पर जिन कारणों से पाकिस्तान बना, उन्हीं कारणों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भारत की धरती पे जम्मू कश्मीर में एक संवैधानिक तौर पर एक इंडिपेंडेंट स्टेट पैदा कर दी। अब मैं नहीं जानता कि शेख अब्दुल्ला से उनके कौन से संबंध थे, लेकिन यह हुआ हमारे यहां। लेकिन हम सब लोग आजादी का जश्न, किसी को रिजर्वेशन मिल गया है, किसी को ओबीसी कैटेगरी में मिल गया है, कोई कहता है इस पटेल को दे दो, उस पटेल को मत दो, ये तमाम सारी चीजें चली, जिसके चलते आज हम इस मोड़ पे खड़े हैं कि जो पुरानी गलतियां हुई हैं उनको ठीक करने में जो समय लग रहा है, हम चाहते हैं ये गलतियां एक ही रात में ठीक हो जाएं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आप जगे, जब आपके अंदर यह चेतना पैदा हुई कि हम सरकार को तय करेंगे कि सरकार का एजेंडा क्या होना चाहिए। अब तक सरकारें तय करती थी कि भारत कैसे चलेगा। पिछले 10-12 सालों से ऐसा लगता है कि पहले आपने प्रयोग अपने गुजरात में किया कि गुजरात कैसे चलेगा, और जब यह प्रयोग आपको सफल हो गया तो आपने कहा अब इसका प्रयोग हम भारत में करेंगे। आसान नहीं होता है। कोई अपना एक पेन भी दे देता है तो सर पे खड़ा रहता है ये सोच के कि पता नहीं पेन लेके चला जाएगा। आपने तो 25 साल तक ठोक पीट कर एक आदमी को सर्जरी सिखाई और फिर कहा कि इसका काम गुजरात में समाप्त हो गया है, इसे दिल्ली भेज दो। यही कारण है कि जिनके बाप दादाओं ने भारत की धरती के ऊपर एक इस्लामिक राज स्थापित किया, उसका संविधान भी अलग था। वो भारत के पैसे पे पलता था, लेकिन उसकी बोली, उसका चलना उठना बैठना भारत के शत्रुओं के साथ मिला हुआ था। इसलिए आप अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखते हैं यह महत्व नहीं होता। अगर आप राजनीतिक स्वार्थ के विद्यार्थी हैं तो आज भारत के देश के सनातनी हिंदू तय कर रहे हैं कि सरकार किस मुद्दे को पहले उठाए, क्योंकि यह मुद्दा राष्ट्र बचाने का है। यह पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए आपको लगता है, बहुत लोगों को जो गुजरातियों को नहीं जानते हैं, ये मीठा खाते हैं, इनके यहाँ के खाने के नाम मीठा होने के बाद भी जब खाकड़ा बोलते हैं तो लगता है कोई मिसाइल का नाम है। उसके बावजूद भी गुजरातियों को लोग सीरियसली नहीं लेते। ये बिजनेस करते हैं, ये डरपोक लोग हैं, ये पैसा कमाते हैं, लेकिन 2014 के बाद उन्हें पता चला ये कुछ और भी करते हैं। इसलिए ये संकट आपने भारत राष्ट्र का जरूर सॉल्व किया, लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों ने अंग्रेजों द्वारा बनाई व्यवस्था के तहत ये सरकारी बाबू जो भारत की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर अलग अलग रूपों में थे, किसी ने वीआरएस लिया, किसी ने छोड़ा, और उनको लगा कि हम बाबू क्यों बने, हम तो सीधे तौर पे सत्ता का सुख लेंगे। तो कुछ लोग जिन्होंने झूठ बोलकर जैसे अंग्रेज भारत में यहां आए, उसी तौर के उन्होंने इस भारत के अंदर इस भोली भाली जनता को रामलीला मैदान में नौटंकी की और कहा कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे। खूब दावे किए उन्होंने, लेकिन अब पता चल रहा है कि भ्रष्टाचार में सबसे आगे वही खड़े हैं। इसलिए कहना और करना दो अलग अलग बातें होती हैं। मुझे पता नहीं कि कैसे ये गलती हो रही है। आपके बारे में इतनी चर्चा है, दुनिया में चर्चा है,
पूरी दुनिया आपके आदमी को किस नजर से देखती है। सुना है मैंने, एक वक्त खाना खाता, एक वक्त खाता ही नहीं है। लेकिन फिर भी आज भी समय है आपके पास। अगर कुछ लोग, कुछ गुजराती, उनको लगता है कि अगर हम फिर 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली में बिक सकते हैं, तो मुझे लगता है गुजरातियों के लिए सबसे शर्म की बात है। इसलिए गुजरात से मैं ये कभी उम्मीद नहीं करता हूं। आपको जिसको अपना वोट देना है दीजिए। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन आपके बीच में न पार्टी न संगठन, मेरा किसी से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। लेकिन जब यह काम करना शुरू किया 13 साल पहले, तब से लेके अब तक एक ही एजेंडा है। मेरे कुछ कहने से, मेरे कुछ बोलने से अगर राष्ट्र के प्रति निष्ठावान लोग कहीं कमजोर पड़ते हैं, तो मैं किसी भी गली और चौराहे पे जाने के लिए तैयार हूं। यह नहीं होना चाहिए कि हमारे ये बोलने से लोग हमारे बारे में क्या समझेंगे। व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण नहीं होता जब राष्ट्रों की चिंता होती है। आप कौन हैं, क्या हैं, यह इतिहास में नहीं लिखा जाएगा। इतिहास में लिखा जाएगा कि दिल्ली जो भारत की राजधानी है, बड़े एनलाइटन लोग रहते हैं, जागृत लोग रहते हैं, बड़े विद्वान लोग रहते हैं, उनको गलतफहमी है कि वही ज्ञान देते हैं। अगर दिल्ली में बैठने वाले लोग, दिल्ली के तमाम वो जागृत नागरिक, उनकी अगर दशा ये हो गई है कि एक बहरूपिया अलग अलग कपड़ों में, अलग अलग मुद्राओं में दिल्ली के अंदर घूम करके वो ये तय कर दे, तो कभी कभी आपको शर्म नहीं आती क्या? ये गुस्सा नहीं आता क्या आपकी मां ने, आपके पिता ने, इस धरती ने आपको एक गौरवशाली इतिहास दिया। अपने होने पे आपको गर्व होना चाहिए। लेकिन गुजरात के लोग क्या, उनकी कोई बोली लगा सकता है? कोई लगा सकता है आपकी बोली? कोई खरीद सकता है गुजरात के किसी आदमी को? तो जो लोग बिकने के लिए तैयार हैं, उनसे पूछिए कि तुम गुजराती हो या बिकाऊ हो। इसलिए सुना है मैंने कि कुछ बहरूपिये यहां भी आकर के कह रहे हैं कि हम 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली मुफ्त कर देंगे। उससे कहिएगा 2 रुपए किलो चावल नहीं, हम तुम्हें 1 क्विंटल चावल और आजीवन बिजली फ्री कर देंगे, दोबारा यहां आना मत। इसलिए जब समाज के अंदर अपने ऊपर भरोसा होता है, अपनी फटी हुई कमीज के ऊपर भी उसे गर्व होता है, फिर उसे कोई नहीं खरीद सकता। इसलिए गुजराती, और ये बात मैं कोई इलेक्शन का माहौल है इसलिए नहीं कह रहा, ये लोग जगह जगह जा रहे हैं आजकल, भारतवासियों को 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली में खरीद रहे हैं। हजारों हजारों साल पुरानी संस्कृति के मानने वाले लोग, जिस धरती के ऊपर मर्यादा पुरुषोत्तम राम पैदा हुए हों, जहां भगवान कृष्ण पैदा हुए हों, जहां आचार्य चाणक्य पैदा हुए हों, उसको कुछ लोग खरीदने चले हैं, किस गलतफहमी के शिकार हैं। इसलिए आज चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती यह है, तत्कालिक चुनौती यह है कि अगर हमारा है वो कुछ करने की कोशिश करता है, उसमें देरी हो सकती है, उसमें कई ऐसी चीजें हो सकती हैं जो शायद आप न समझ पा रहे हो, वो दबाव आप न समझ देख पा रहे हो, तब भी क्या किसी को हम इसलिए हटा देंगे कि इसने जीएसटी बढ़ा दिया है? जीएसटी घटता बढ़ता रहेगा,
बिजली का बिल घटता बढ़ता रहेगा, ये महंगाई आएगी जाएगी। अगर ये राष्ट्र नहीं रहेगा तो सस्ती बिजली का क्या करेंगे आप? हां, मुद्दे हों और बताया जाए कि हमने जो किया है वो ये किया है। ये सरकार के राजस्व से रेवड़ियां बांट करके सत्ताओं में बैठने वाले लोगों को करारा जवाब दीजिएगा। उसमें अगर अपने लोग भी हों तो उनसे कहिएगा तुम भाई हो सकते हो, तुम गुजराती हो सकते हो, लेकिन तुम अगर बिकाऊ हो तो ना तुम गुजराती हो और ना भाई हो। इसलिए जब आपने एक ऐसी सत्ता चुनी तो जिस राज्य को उस वक्त के महान विजनरी कबूतर उड़ाने वाले चाचा ने कश्मीर को जिहादी ताकतों के हाथ में सौंप दिया था, भारत के संविधान की आत्मा को मारते हुए एक धारा उसमें डाली गई और 1954 में चोरी करके बिना किसी को बताए एक दूसरी धारा डाली गई, लेकिन इसका जिक्र कभी हुआ नहीं। बड़े बड़े राष्ट्रवादी संगठन सुबह से लेकर शाम तक सुबह से नई नई ज्ञान देते हैं, नई नई फिलॉसफी लाते हैं, क्योंकि लोग अब उनसे भी सवाल कर रहे हैं कि ये जो आप ढोंग कर रहे हैं राष्ट्रवाद का, जरा इसका सही से जवाब तो दे दीजिए। उन्होंने भी ये बात नहीं कभी उठाई। तो धारा 370 का बहुत प्रचार किया, लेकिन 35A के बारे में बात नहीं बताई। इसलिए आजकल चिंतित हैं, क्योंकि वही घूम रहे थे कि हम ही हैं, हमसे आगे न हमसे पीछे कोई है ही नहीं। लिहाजा आपने जब सत्ता पे जिन लोगों को बिठाया तो उनको यह एहसास हो गया कि बड़ी मुश्किल से इस देश में गलती से कोई एक बार किसी को चुन लेता है, दोबारा नहीं चुनता है। जब दोबारा चुना तो उनको भरोसा हो गया कि राष्ट्र को बात समझ में आ गई है कि हम करने क्या आए हैं। इसीलिए 2019 से लेकर के जितने काम हुए उसमें 370 भी हटी, धारा 35A भी हटी। उसमें राम मंदिर का फैसला, जो जज साहब कहते थे कि राम तो है ही नहीं, आपने दिल्ली की सत्ता बदली, उसके प्रताप से पूरे देश के अंदर एक माहौल बना और जजेस को समझ में आ गया कि भगवान राम है, जल्दी फैसला दो, नहीं हमारे ऊपर फैसला ना आ जाए। इस ताकत को पहचानिए। हो सकता है कि कुछ लोग आपके सामने आए और यह कहें कि राम मंदिर बनने से भुखमरी समाप्त हो गई, तो राम मंदिर नहीं था तो तब कौन से यहां पर दूध की नदियां बह रही थी। हर बात के अंदर बेरोजगारी को जोड़ना, बेरोजगारी का आलम वो झूठे मक्कार फरेब लोग आपको नहीं बताते, क्योंकि इस वक्त लोग सच से डरते हैं। और जितने लोग भी, चाहे कर्नल आर सिंह साहब हो, सुशील पंडित जी हो, जय साईं दीपक हो, विष्णु शंकर जैन, हरि शंकर जैन, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, अंकुर शर्मा, ये जितने भी लोग हैं, ये किसी सत्ता के साथ नहीं है, ये राष्ट्र के साथ खड़े हैं। और एक पूरे देश में एक माहौल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आज तक अपने किसी भी संबोधन में किसी से नहीं कहा इनको वोट देना है और इनको नहीं देना है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर आपको सच पता चल जाएगा तो फिर आपका बटन किसी गलत जगह नहीं दबेगा। सच बताना ही हमारा इतना काम है। हमने सार्वजनिक मंचों से कहा है, हम किसी सत्ता के दरवाजे पे खड़े नहीं नजर आएंगे, हम किसी संगठन की चाटुकारिता करते नहीं नजर आएंगे, क्योंकि हम सब कुछ छोड़ के आए हैं। इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। कितनी भी ताकत और कितनी भी कीमत लगा दें, हम बिकने वाले लोग नहीं हैं। यही ताकत है। बहुत लोग डरते हैं, बहुत धमकियां देते हैं। जब जब आता हूं